एमए फाइनल राजनीति विज्ञान। छठा प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में संघीय मंत्रिपरिषद उभरती भूमिका। भारत में संस्थात्मक अथवा मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है और सैद्धांतिक रूप से संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित मानी गई है। तथापि यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है और वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद ही शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग करती है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के संबंध में प्रयुक्त उक्तियां भारतीय मंत्रिमंडल के स्वरूप को अक्षरशः प्रकट करती हैं। एक विचारक हुए रेमजे म्योर, उन्होंने कहा है, मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का परिचालक यंत्र है। मेरियट के शब्दों में मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर प्रशासन चक्र घूमता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में उल्लिखित है या लिखा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यह प्रावधान जानबूझकर रखा गया मित्रों, तथा संसदीय शासन के लचीलेपन को बनाए रखते हुए। अन्यथा भारतीय संविधान के पिछले व्यवहार से प्रकट होता है कि राष्ट्रपति स्वर्णिम शून्य है एवं मंत्रिमंडल ही सक्रिय कार्यपालिका है। हम जो ये बात कर रहे हैं संघीय मंत्रिपरिषद की, कि किस तरह से हमारे देश में जो मंत्रिपरिषद है वो वास्तव में कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करता है। तो ये जो मंत्रिमंडलात्मक शासन है या संस्थात्मक शासन है, इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो उसमें हम यदि देखें तो पहला इसका लक्षण आता है दोहरी कार्यपालिका। संसदीय शासन के अंतर्गत दो कार्यकारी होते हैं, जिसमें एक नाम मात्र का प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक होता है। इन नाम मात्र का प्रधान जो है राज्य का ध्वज मात्र का प्रमुख होता है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, यानी चाहे नाम राष्ट्रपति हो, चाहे राजा हो, कुछ भी नाम हो, परंतु उसके पास वास्तविक सत्ता नहीं होती। शासन की वास्तविक सत्ता एक मंत्रिमंडल को प्राप्त होती है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भांति कार्यपालिका सत्ता का एक संवैधानिक प्रधान मात्र है तथा यथार्थ सत्ता का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। दूसरा इसका लक्षण है राजनीतिक एकता। मंत्रिमंडल में सभी सदस्यों का समान दृष्टिकोण होता है। वे समान रूप से अपने राजनीतिक दल के कार्यक्रम और नीतियों को कार्य रूप देने का यत्न करते हैं। वे शासन में एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। ये है राजनीतिक एकता। तीसरा लक्षण है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण उसी की इच्छा से होता है। सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी प्रधानमंत्री की इच्छा से होता है और प्रधानमंत्री को किसी भी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहने का भी अधिकार है। यह है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। चौथा लक्षण है सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल के सदस्य व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिमंडल अपनी नीति के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, किंतु कभी कभी विभागीय मामलों में मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करता और संबंधित मंत्री को उत्तरदायी ठहराता है। सामान्यतः अपनी नीतियों और राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्यों के लिए वह सामूहिक उत्तरदायित्व स्वीकार करता है, जिसका अर्थ यह होता है कि मंत्रिमंडल आलोचकों को उत्तर देने के लिए तत्पर रहता है और चाहे किसी मंत्री की आलोचना की जा रही हो, उसके सहयोगी उसकी रक्षा के लिए तैयार होते हैं, प्रयत्न करते हैं। पांचवा लक्षण है गोपनीयता। मंत्रिमंडल की कार्यवाहियों की गोपनीयता भी इस शासन प्रणाली की विशेषता है। भारत में गोपनीयता के इस सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद 75 के अंतर्गत पद ग्रहण करने से पूर्व ही प्रत्येक मंत्री को गोपनीयता की शपथ लेनी होती है और संवैधानिक दृष्टि से प्रत्येक मंत्री इस बात के लिए बाध्य है कि वह मंत्रिमंडल के किसी भेद को प्रकट नहीं करेगा। छठा और अंतिम लक्षण है मित्रों विधायिका तथा कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध। मंत्रिमंडल विधायिका के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व करता है तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य हों। मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन सदन मंत्रिमंडल से मंत्रियों के विभाग के प्रशासन के बारे में प्रश्न पूछकर कर सकता है। मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत बजट को अस्वीकार कर सकता है। अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को हटा सकता है। साथ ही मंत्रिमंडल भी संसद के निम्न सदन को भंग करवा सकता है। इस प्रकार से ये जो लक्षण है मंत्रिमंडलात्मक शासन के, एक बार पुनः मैं आपको नाम बता दूं। पहला लक्षण है दोहरी कार्यपालिका, दूसरा राजनीतिक एकता, तीसरा प्रधानमंत्री का नेतृत्व, चौथा सामूहिक उत्तरदायित्व,
पांचवा गोपनीयता और छठा विधायिका तथा कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध। तो ये है हमारे मंत्रिमंडलात्मक शासन के लक्षण। अब आता है मंत्रिपरिषद का निर्माण। मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों शक्तियों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद ये 74 था। 75 कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह से करेगा। मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, यानी जब तक वो चाहेंगे, राष्ट्रपति चाहेगा तब तक अपने पद पर रहेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। प्रत्येक मंत्री को अपने पद धारण करने के पूर्व राष्ट्रपति के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी और कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। एक और बात है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। एक बार पुनः इसे समझ लें आप, कितने मंत्री मंत्रिपरिषद में रहेंगे, इसका जो निर्धारण है वो इस बात पर निर्भर करता है कि लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक संख्या मंत्रिपरिषद की नहीं होगी, जिसमें प्रधानमंत्री भी सम्मिलित रहेगा। यदि किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित संसद के किसी भी सदन का सदस्य 10वीं अनुसूची के परिच्छेद 2 के अंतर्गत अयोग्य ठहराया जाता है, तो वह मंत्री पद पर अयोग्य माना जाएगा और दल बदल करने वाला कोई सदस्य सदन की सदस्यता खोने के साथ साथ अगली बार चुनाव जीतने तक अथवा सदन के शेष कार्यकाल तक, जो भी पहले हो, मंत्री पद या लाभ का कोई अन्य पद प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति की शक्ति अत्यंत सीमित है। राष्ट्रपति अनिवार्यतः है लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वविवेक से कार्य करने का अवसर मिल सकता है। कब? पहला, उस समय जबकि लोकसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत न हो। दूसरा, उस समय जबकि बहुमत वाले दल में कोई निश्चित नेता नहीं रहे या प्रधानमंत्री पद के 2 समान रूप से प्रभावशाली दावेदार हो। और तीसरा, राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करके कुछ समय के लिए स्वेच्छा से काम चलाऊ सरकार का नेता मनोनीत कर सकता है। तो इस तरह मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। अब आता है मित्रों, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल 2 शब्द हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, इन दोनों में जो अंतर होता है वो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर है। मंत्रिपरिषद में वे सब सदस्य सम्मिलित होते हैं जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर हो, जबकि मंत्रिमंडल में कुछ सीमित सदस्य रहते हैं। मंत्रिपरिषद की अंतः परिषद होती है। प्रधानमंत्री शासन के संचालन के लिए संसद के 50, 60 या इससे अधिक सदस्यों को नियुक्त करता है। वे संसद के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्रिपरिषद में राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य होते हैं और इस कारण यह एक बड़ी संख्या है। मंत्रिमंडल में केवल महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का भी सदस्य रहता है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की कार्यकारिणी समिति के रूप में काम करता है। मंत्रिपरिषद में 4 स्तर के सदस्य होते हैं मित्रों, जिनमें से केवल प्रथम स्तर के सदस्यों को सामूहिक रूप से ही मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहा जाता है। एक बार पुनः समझ लें आप, मंत्रिपरिषद में 5 स्तर के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद बड़ा है, उसमें केवल प्रथम स्तर के सदस्यों को ही सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहा जाता है। अब आपको बताऊं मंत्रिपरिषद में कौन कौन से 5 स्तर के सदस्य होते हैं। पहले हैं मंत्रिमंडल के सदस्य। दूसरे, मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होते हुए भी मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, यानी स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। तीसरा, राज्य मंत्री। चौथा, उप मंत्री। और 5वां, संसदीय सचिव। आप पुनः इसको सुन लें। पहला, कैबिनेट मंत्री यानी वरिष्ठ मंत्री जो है वो। दूसरे, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री जो कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। तीसरे, राज्य मंत्री होते हैं। चौथे, उप मंत्री होते हैं। और 5वें, संसदीय सचिव जो होते हैं। मंत्रिपरिषद के प्रथम स्तर के सदस्य मंत्री कहलाते हैं और ये मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, कैबिनेट के सदस्य होते हैं। भारत में इनकी संख्या लगभग 15 से 20 रही है।
साधारणतः ये मंत्री किसी न किसी प्रमुख विभाग के अध्यक्ष होते हैं। संक्षेप में यदि हम कहें तो मंत्रिपरिषद एक विशाल संस्था है, जबकि मंत्रिमंडल के अंतर्गत एक छोटा सा समूह होता है। मंत्रिमंडल के सदस्य विभागों के अध्यक्ष होते हैं तथा प्रशासनिक नीति निर्माण की इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्रिपरिषद का भीतरी चक्र है। यह मंत्रिपरिषद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक समिति के रूप में होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।